अपने मायके का घमंड दिखाने वाली, बात बात पर मायके की धौंस दिखाने वाली नकचढ़ी रोशनी ने जब अपनी सास के मायके का शानदार घर और शान शौकत देखी तो आंखें फटी की फटी रह गई। शादी के दूसरे दिन ही रोशनी अपने मायके से आए सारे सामान को अपने कमरे में रखने के लिए कह देती है। शादी का घर है, उस दिन तो किसी को भी उसकी मायके से आए सामान को उसके कमरे में रखने का समय ही नहीं मिलता है। लेकिन रोशनी की नज़र तो अपने मायके से आए हुए ऐसी टीवी, फ्रिज और सोफे पर ही है कि जल्दी से उसके कमरे में सेट हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बुई सास अपने कमरे में टीवी या एसी फिट करवा ले। सुबह सुबह रोशनी बाथरूम में नहाने के लिए गई तो एक बच्चे से वह अपनी सास को बुलवाती है और कहती है, माँ जी यह कैसी बाथरूम है, इस बाथरूम में तो गीजर भी नहीं लगा है। मुझे तो गर्म पानी से नहाने की आदत है, मैं ठंडे पानी से कैसे नहाऊंगी। मैं किधर आ गई हूँ, इस घर में तो बाथरूम में गीजर भी नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं है। शकुंतला जी कहती है, बहू तुम 5 मिनट ठहरो, मैं तुम्हारे लिए अभी गैस पर एक भगोने में पानी गर्म करके दे जाती हूँ, फिर तुम आराम से गर्म पानी से नहा लेना। ओहो माँ जी, अब मुझे नहाने के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा, मेरे घर में तो ऐसा नहीं है। मेरे मायके में हर बाथरूम में गीजर लगे हुए हैं, हर नल में गर्म पानी आता है, आप लोग कैसे रहते हैं इस घर में। शकुंतला जी जल्दी जल्दी भागोने में पानी गर्म करके बहू के पास दे गई। नहाने के बाद रोशनी अपने कमरे में गई और अपने पति से बड़बड़ाते हुए कहने लगी, आपके घर में तो कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो बाथरूम में गीजर है और ना ही किचन में आरओ का पानी है। मैं तो नॉर्मल पानी कभी नहीं पीती हूँ, हमेशा आरओ का ही पानी पीती हूँ। तुम ऐसा करना, मेरे लिए आरओ के पानी की बोतल मंगवा देना, मैं तुम्हारे घर के नल का पानी नहीं पीऊंगी, मेरा गला खराब हो जाता है, कहीं मैं बीमार पड़ गई तो। शरद एक नजर अपनी पत्नी की तरफ देखा है, फिर मुस्कुरा कर कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नॉर्मल पानी पीने की आदत नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए पानी की बोतल खरीद लाऊंगा। जितने दिन तुम रहोगी उस बोतल से पानी पीते रहना, अभी तो चल जाएगा बोतल के पानी से, लेकिन जब मैं इधर तुम्हारे साथ परमानेंट रहूंगी, क्योंकि अब तो मेरी तुमसे शादी हो गई है, तो कब तक मेरे लिए बोतल खरीदने रहोगे। जब मैं दोबारा से इस घर में आऊंगी उससे पहले आरओ से इस घर में आऊंगी उससे पहले आरओ लगवा लेना और बाथरूम में गीजर भी लगवा देना। मैं तुम्हारी माँ की तरह भागोनी से पानी गर्म करके नहाने वाली नहीं हूँ। 2-3 दिन बाद सभी मेहमान चले गए। घर में जो भी रोशनी के मायके से सामान आया था धीरे धीरे सबकी फिटिंग होने लगी। कौन से सामान को कहाँ पर रखना है, कहाँ लगाना है। रोशनी के मायके से एक बड़ा सा टीवी आया था। शकुंतला जी ने सोचा कि इतने बड़े टीवी को हॉल में लगा देंगे और हॉल का जो हमारा पहले वाला टीवी है उसको बहू के कमरे में लगा देंगे। टीवी लगाने के लिए इलेक्ट्रीशियन को बुलाया गया। जैसे ही टीवी हॉल में लग गया, शाम को रोशनी अपने कमरे से निकली, उसने अपने मायके का टीवी हॉल में लगा हुआ देखा तो चिल्लाती हुई बोली, मेरे मायके के इतने बड़े टीवी को हॉल में किसने लगवा दिया, यह मेरे पापा ने मेरे कमरे में लगवाने के लिए दिया था, मुझसे पूछे बिना मेरे टीवी को हॉल में कैसे लगाया। डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए रोशनी के ससुर जी और शकुंतला जी अपनी बहू की बातों को सुनकर के चौंक गए कि आखिर इसमें इतनी गुस्सा करने वाली बात क्या है जो बहू इतना गुस्सा कर रही है। शकुंतला जी कहती है, बहू मैंने सोचा ये वाला टीवी बहुत बड़ा है तो इसको हॉल में लगा देंगे और तुम्हारे कमरे के लिए छोटा वाला टीवी सही रहेगा। छोटे वाले टीवी में देखने की आदत आप लोगों को होगी, मुझे नहीं है। मेरे मायके में बहुत बड़ा टीवी लगा है, इसीलिए मेरे पापा ने इतना बड़ा टीवी मुझे दिया है और इसको अपने कमरे में ही लगवाऊंगी। इसको निकलवा के मेरे कमरे में लगवाओ और जो पुराना वाला टीवी है वह वापस से अपने हाल में लगवा लो। मैं उस पुराने और घटिया से टीवी को अपने कमरे में नहीं लगाने दूंगी। अपनी बहू की बातों को सुनकर के शकुंतला जी को बहुत बुरा लगा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। पास में ही बैठे हुए शकुंतला के पति अशोक जी कहते हैं, अरे शकुंतला बहू सही कह रही है, हम अपने पुराने वाले टीवी को ही देखते हैं और मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था मुझे उसी को देखने की आदत है। मैं तो कितने सालों से उसमें अपने समाचार सुनता हूँ, मुझे वही अच्छा लगता है। हाँ बहू ठीक है, हम अभी निकलवा के तुम्हारा टीवी तुम्हारे कमरे में लगवा देते हैं। हाँ जल्दी करिए। और पैर पटकते हुए रोशनी अपने कमरे में चली गई। शकुंतला जी को और अशोक जी को अपनी बहू का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बहू जब देखो तब अपने मायके की धौंस दिखाती रहती थी कि उसके मायके में ऐसा है, उसके मायके में वैसा है, उसके पापा ने ये दिया है, उसके पापा ने वह किया है।
शकुंतला जी अपने पति से कहती है, हमारे पास देखा जाए तो कोई कमी नहीं है। आप भी नौकरी करते थे और हमारा बेटा भी नौकरी करता है। आपको अभी भी पेंशन मिलती है। हमारा घर अच्छी तरह से चल रहा है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। न ही मैंने आपसे कभी कुछ कहा कि हमारे घर में कोई कमी है। लेकिन जब से बहू आई है हमारे घर में कोई ना कोई कमी निकाल ही देती है। उसको तो ऐसे लगता है जैसे घर में कुछ भी नहीं है। सब कुछ उसके मायके से ही आया है। उसे अपने मायके का बड़ा घमंड है। अशोक जी अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं भाग्यवान, अभी नई नई इस घर में आई है, धीरे धीरे घर का माहौल और हम सबको समझ जाएगी। थोड़ा उसको हमारे घर के माहौल के हिसाब से एडजस्ट होने का समय तो दो। अशोक जी के समझाने पर शकुंतला जी समझ तो जाती हैं, लेकिन रोशनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। उसे जब भी मौका मिलता है वह शकुंतला जी को अपने मायके की धौंस दिखा ही देती है। अपने मायके से आया हुआ सारा सामान, एसी, सोफा, टीवी सब कुछ अपने कमरे में लगवा लेती है। एक दिन शकुंतला जी बहू के मायके से आई हुई मिक्सी में चटनी पीस रही थी। अचानक से मिक्सी का जार खुल गया और चटनी पूरी रसोई में छिटक गई। रोशनी चिल्लाती हुई आई और कहा, तुमसे किसने कहा था मेरे मायके से आई हुई मिक्सी में चटनी पीसने के लिए? तुम तो अपनी पुरानी वाली मिक्सी ही इस्तेमाल किया करो। ये तो आज के जमाने की मिक्सी है, तुम्हें इसमें चटनी पीसनी नहीं आएगी। शकुंतला जी कहती है, हाँ बेटा, कह तो तुम सही रही हो। ये हमारी पुरानी वाली मिक्सी से एकदम अलग है। इसमें पता ही नहीं चलता है कौन सा बटन कहाँ पर दबाना है। हाँ, और क्या मेरे पापा ने बिल्कुल ब्रांडेड चीज दी है, कुछ भी लोकल मार्केट से नहीं दिया है। मेरे पापा हमेशा ब्रांडेड चीजें ही खरीदते हैं। अपनी बहू की बात सुनकर के शकुंतला जी फिर से उदास हो गए कि आज फिर बहू ने अपनी मायके की धौंस दिखा दी। एक दिन शकुंतला जी ने हिम्मत करके बहू को प्यार से समझने की भी कोशिश की। बहू, तुम्हारे मायके में जो कुछ भी है वो तुम्हारे मायके का है, लेकिन अब ये तुम्हारा ससुराल है। इधर ससुराल में जो कुछ भी है वो तुम्हारा है। शरद तो ज्यादातर समय अपने ऑफिस के कामों में ही बिजी रहता था। घर पर शकुंतला जी और अशोक जी अपनी बहू के साथ रहते थे। एक दिन बहू को अपने मायके जाना था। शकुंतला जी अपनी बहू के लिए 2 साड़ियां खरीद कर लाए और देते हुए कहा, बहू तुम मायके जा रही हो, मैं तुम्हारे लिए 2 नई साड़ियां खरीद कर लाई हूँ। इन साड़ियों को तुम अपने मायके में दिल्ली में पहन लेना, तुम्हारी ऊपर बहुत अच्छी लगी। पूरे 2000 की 2 साड़ियां खरीद कर लाई हूँ। क्या मां जी, मेरे लिए सिर्फ 2000 की 2 साड़ियां लाए हो? मैं हजार रुपए की साड़ियां पहनूंगी, कैसी बातें कर रही हो? मेरे पापा तो हजार रुपए की साड़ियां मेरी कामवाली को दिवाली पर देते हैं, और मेरी शादी की जितनी भी साड़ियां हैं एक भी साड़ी 15,000 के नीचे नहीं है, और आपने मुझे सिर्फ 1000 रुपए की साड़ी पहनने के लिए दी है। आपकी दी हुई साड़ी मेरे मायके वाले देखेंगे और अगर मैं उधर पहनूंगी तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। आप अपनी साड़ियां अपने पास ही रखिए, मैं ये फटीचर सी साड़ियां अपने मायके में नहीं पहनने वाली हूँ। आपको पता नहीं है मेरे मायके वाले कितने पैसे वाले हैं। आपका घर तो सिर्फ 3 कमरों का बना हुआ है, मेरे मायके में 3 मंजिला मकान बना है। मेरे पापा इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वह तो शरद मेरे कॉलेज में पढ़ता था, मुझे पसंद था इसीलिए मेरे पापा ने शरद से मेरी शादी करवा दी, वरना आप लोग तो मेरी मायके वालों के हैसियत के बिल्कुल भी नहीं है। पास में बैठे हुए अशोक जी से बहू की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह बीच में टोकते हुए कहते हैं, बेटा अब तुमने ही लव मैरिज की है तो इसमें कोई क्या कर सकता है। तुम्हें मेरा बेटा पसंद था इसीलिए तो शादी की है, और रही बात हैसियत की, तो हैसियत तो पैसे से नहीं उसके अच्छे व्यवहार से बनती है। तुम तो पूरे मोहल्ले में जाकर के देख लो, हमारे ऑफिस में जाकर के पूछ लो कितना नाम है हमारा। अगर तुम्हें शकुंतला की लाई हुई साड़ियां पसंद नहीं है तो मत ले जाओ, लेकिन बात बात पर अपने मायके की धौंस मत दिखाया करो। अशोक जी की बातें सुनकर के बहू का मुंह खुला रह गया। अपना मुंह फुलाकर कमरे में चली गई और फटाक से गेट को बंद करके बैठ गई। शकुंतला जी अपने पति की तरफ देखते हुए कहती है, क्यों आपने उससे कुछ कह दिया? जाने देते। नहीं शकुंतला, बात बात पर वह तुम्हारा अपमान करती है, जब देखो तब तुम्हें अपने मायके का घमंड दिखाती रहती है। तुम भी किसी से कम नहीं हो। कुछ दिनों बाद बात आई गई हो गई। एक दिन रोशनी के मायके से फोन आता है कि रोशनी के छोटे भाई की एंगेजमेंट है जिसमें आप सबको आना है। रोशनी अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। जब वह अपने मायके जाने लगी तो सास ससुर से कहकर गई कि आप लोग अच्छे से कपड़े पहन कर आना, ये सस्ते से कपड़े पहनकर मत आ जाना, नहीं तो 4 लोगों के सामने मेरे मायके में मेरी नाक कटवा दो।
इतना कहकर वह अपने मायके चली गई। मायके में एंगेजमेंट वाले दिन बेटा शरद अपने माता पिता को लेकर अपने ससुराल पहुंच गया। बहू के मायके अशोक जी और शकुंतला जी पहुंचे तो गए थे, लेकिन रोशनी का व्यवहार अपने सास ससुर के प्रति उधर भी अच्छा नहीं था। ना तो उसने अपनी सास से अच्छे से बात की, ना ही उन्हें उतना मान सम्मान दिया। थोड़ा बहुत चाय पानी पूछने के बाद किसी ने उनसे बात भी नहीं की। बेचारे दोनों लोग बहू के भाई की एंगेजमेंट का फंक्शन अटेंड करने के बाद घर वापस आ गए। शकुंतला जी को भी अपने बहू के मायके वालों का व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोच लिया था कि अब वह शादी में नहीं जाएंगे, बेटा बहू चले जाएंगे। एक बार जाकर देख लिया उन्होंने, ना तो ध्यान से पूछा और ना ही बात की। ऊपर से रोशनी तो अपने मायके का दिखावा करने में ही लगी हुई थी। मेरे मायके का तिमंजिला मकान बना है, मेरे मायके में यह है, मेरे मायके में वह है, अब मुझे नहीं जाना उधर। अशोक जी कहते हैं ठीक है भाग्यवान, तुम्हें जैसा सही लगे तुम वैसा कर लेना, तुम्हारी मर्जी, मैंने तुम्हें कभी मना किया है क्या कुछ करने से। शादी भी हो गई, लेकिन शकुंतला जी और अशोक जी शादी में नहीं गए, क्योंकि उस समय पर उन्हें इत्तेफाक से अपनी बहन के इधर जाना था, क्योंकि बहन की बेटी की शादी थी। दोनों तरफ की शादियां अच्छी तरह से निपट गई। रोशनी और शकुंतला जी दोनों ही घर पर आ गए। एक दिन शकुंतला जी के मायके से फोन आया कि शकुंतला जी के सबसे छोटे वाले भाई को बेटा हुआ है, तो आपको बधाई लेकर आनी होगी। शकुंतला जी के मायके में ये रिवाज था कि अगर भतीजा भतीजी होती है तो उसकी बुआ बधाई लेकर के जाती है। बधाई में बहुत सारा सामान ले जाती है, बच्चों के लिए कपड़े, माँ के लिए कपड़े, बच्चों के लिए कुछ सोने या चांदी का लेकर जाती है, और भी बहुत सारे उपहार लेकर के जाती है। और जब वापस आती है तो उसके मायके वाले भी उसे ढेरों उपहार देते हैं। खूब धूमधाम से बधाई मनाई जाती है, नाच गाना होता है। मायके में भतीजी होने की खुशी में शकुंतला जी जल्दी जल्दी बधाई ले जाने की सारी तैयारी करने लगी। उन्होंने अपने पति से कहा, सुनो, इतने सालों बाद मेरे भाई को बेटा हुआ है, मैं तो सोने की जंजीर लेकर के जाऊंगी और खूब सारे उपहार भी ले जाऊंगी। अशोक जी अपने पेंशन के पैसे निकाल लाए और उन पेंशन के पैसों से एक सोने की जंजीर, बच्चों के लिए कपड़े उपहार लेकर के आए, और साथ ही एक लकड़ी का बहुत सुंदर झूला भी बनवाया अपने भतीजी को देने के लिए। रोशनी ने ये सब कुछ अपने मायके में कभी नहीं देखा था, क्योंकि उसके इधर यह सब कुछ नहीं होता था। उसे ये सब कुछ अच्छा भी लग रहा था और थोड़ा बहुत अचंभित भी हो रही थी कि अपने मायके के लिए उसकी सासू माँ कितना कुछ कर रही है। एक दिन तो वह अपनी सास से कहती भी है, आपको अपने मायके के लिए इतना करने की क्या जरूरत है, मायके वाले तो हमेशा देते हैं, मैंने तो आपको कभी अपने मायके जाते हुए नहीं देखा, मुझे इस घर में आए हुए पूरा 1 साल हो गया है, आप एक बार भी अपने मायके नहीं गई है और आज जा रही हैं तो इतना कुछ ले जा रही है। शकुंतला जी कहती है, बेटा मैं 1 साल से अपने मायके नहीं गई, क्योंकि 1 साल से मैं अपने कामों में बहुत व्यस्त थी, और तुम भी घर पर आ गई थी, अपनी नई नई बहू को छोड़कर जाने का मन ही नहीं किया। आज जब मौका मिला है तो धूमधाम के साथ अपने मायके जाऊंगी, और तुम भी चलना आज मेरे मायके। रोशनी मुंह चिढ़ाते हुए कहती है, मैं आपके मायके और वह भी गांव में जाकर के क्या करूंगी, मैं तो अपने घर में ही अच्छी हूँ, ना तो आपके मायके में धन का घर होगा, ना कोई व्यवस्था होगी, मैं तो उधर रह ही नहीं पाऊंगी, ना तो गांव में धन से लाइट आती है, ना कोई व्यवस्था होती है। शकुंतला जी कहती, बेटा तुम एक बार मेरे मायके चलो, तुम्हें उधर जरूर अच्छा लगेगा। शरद भी रोशनी से कहता है, रोशनी हम सबको उधर जाना होगा, मामा जी ने हम सबको बुलाया है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ना जाओ, बल्कि तुम तो नई बहू हो, तो तुम्हें तो वह कितने दिनों से बुला रहे हैं, तुम्हें हमारे साथ जरूर चलना होगा। जैसे तैसे बेमन से रोशनी अपने सास के मायके जाने के लिए तैयार तो हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रही है कि पता नहीं वह गांव में कैसे रहेगी, कभी वह गांव गई ही नहीं है, गांव का कैसा माहौल होगा। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब शकुंतला जी पूरे धूमधाम के साथ अपने मायके बधाई ले जाने के लिए तैयार है। जैसे ही वह अपने मायके के गांव में पहुंची तो देखा गांव के बाहर ही ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। परिवार के सारे लोग गांव के बाहर खड़े होकर के शकुंतला जी, अशोक जी और उनके बहू बेटे का खूब धूमधाम से स्वागत करते हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, फूलों की बारिश हो रही है, शकुंतला जी के मायके के सभी बच्चे डांस कर रहे हैं। शकुंतला जी भी बच्चे का झूला लेकर के नाचने लगती हैं। तभी शकुंतला जी की सबसे बड़े भाई, जो कि 55 बरस के होंगे, एक सुंदर सी बग्घी लेकर के आए, जिसमें आगे 2 घोड़े लगे हुए हैं।
उस बग्घी में अपनी बहन और अपने दामाद और उनके बहू बेटे को बिठा करके पूरे गांव में फेरी लगवाते हैं। धूमधाम से अपने दामाद बहनोई और बहन का स्वागत करते हैं। ऐसे भव्य स्वागत को देखकर के रोशनी की आंखें फटी की फटी रह गई कि उसने तो समझा था कि उसकी सास का मायका गांव में है और उधर तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन इतना कुछ देखकर के वह दंग रह गई। जैसे ही अपनी सासू माँ के घर के बाहर बग्घी रुकी तो उसने देखा एक बहुत बड़ा नक्काशी वाला घर बना हुआ है, जो कि इतना बड़ा है कि ऐसे लग रहा है कि इतने बड़े घर में तो 4 से 6 घर इकट्ठे बन जाएंगे। आंखों को बड़ी बड़ी करके रोशनी अपनी सास के मायके का घर देख रही है। जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करती है तो पूरा घर पक्का बना हुआ है। घर का बेड़ा इतना बड़ा है कि उसमें 3 गिर खड़ी हुई है। बड़े बड़े दालान है, 3-3 आंगन है। एक आंगन में गाय भैंस बंधी हुई है, दूसरे आंगन में सभी लोग रहते हैं, जिसके चारों तरफ कमरे हैं और दालान बने हुए हैं, और पीछे वाले आंगन में तो पूरी बगिया ही लगा रखी है। इतना शानदार घर देखकर के रोशनी के होश उड़ गए। शहरों में तो ऐसा घर कभी भी देखने को नहीं मिला था, और इतने बड़े घर शहर में होते ही नहीं है। बड़े बड़े घर तो सिर्फ गांव में देखने को मिलते हैं। तभी शकुंतला जी की बड़ी वाली भाभी आती है और बड़ी सी बारात में उनके पैर धुलती है, खूब मान सम्मान देती है। खाने को तरह तरह की मिठाइयाँ, खूब सारा सामान है। जब खाने की बारी आती है तो थाली में रोशनी कटोरियाँ गिनती रह जाती है। 6 तरह की तो सब्जी बनी है, 3 तरह की रोटियां बनी है। बाजरा आटा मक्की। रात में खाना खाने के बाद सभी लोग बातें करने के लिए बैठ गए, लेकिन रोशनी के मन में तो उतलाहट हो रही है कि कब वह अपनी सासू माँ से पूछे कि माँ जी आपका मायका इतना अच्छा है, लेकिन आपने कभी बताया नहीं। आखिरकार उसे मौका मिल ही गया। वह अपनी सासू माँ की चारपाई पर गई और उनके पास बैठकर पूछने लगी, माँ जी मामा जी क्या करते हैं और आपका मायका इतना बड़ा है, आपने मुझे कभी नहीं बताया। बेटा मेरे भाई बहुत बड़े जमींदार हैं। इस गांव में सबसे ज्यादा खेती मेरे मायके में ही है, और खेत पर तुम फार्म हाउस देखोगी तब तो तुम बहुत खुश हो जाओगी। क्या माँ जी मामा के इधर फार्म हाउस भी है? हाँ बेटा, पास वाले खेत पर ही छोटे वाले मामा ने फार्म हाउस बना रखा है, जिसमें ट्यूबवेल लगा है, और साथ ही साथ उधर 2 से 3 कमरे बने हुए हैं। बागवानी है, बल्कि घर की सारी सब्जियां वहीं से आती है। बाहर से सब्जियां खरीदने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है। सभी ताजी सब्जियां खाते हैं। अपनी सासू माँ की बात सुनकर के रोशनी के होश उड़ते जा रहे थे कि उसकी सासू माँ के मायके वाले इतने पैसे वाले हैं। 3-3 कार है, इतना बड़ा घर है, फार्म हाउस है, इतनी सारी जमीन जायदाद है, लेकिन उसकी सासू माँ ने कभी अपने मायके की का कोई जिक्र नहीं किया, और न ही कभी अपने मायके का कभी घमंड दिखाया। लेकिन मैंने तो बात बात पर अपने मायके की धौस अपनी सासू माँ को दिखाई है। अपनी सासू माँ के मायके को देखकर आज उसे अपना मायका भी फीका लग रहा है, जबकि सासू माँ का मायका तो मेरे से कितना दबंग है। मेरा घर तो सिर्फ 3 मंजिल का है, वह भी 300 गज में, पर इधर तो पूरा 3000 गज का घर बना हुआ है। अब रोशनी को बार बार वही बातें याद आ रही थी जब उसने अपनी सासू माँ को अपने मायके की धौस दिखाई थी, और अंदर ही अंदर अब वह आत्मग्लानि से भारती जा रही थी। उसे लग रहा था कि कब वह घर पहुंचे और अपनी सासू माँ से अपने किए की माफी मांगे। 2 दिन तक मायके में रहने के बाद शकुंतला जी अशोक जी और उनके बहू बेटे को उनके मायके वाले पूरे सामान के साथ विदा कर देते, खूब सारे उपहार देते हैं। घर जाकर रोशनी अपने सासू माँ के कमरे में गई, कहती है, माँ जी आपके मायके में सब लोग इतने पैसे वाले हैं, आप हमेशा इतने अच्छे परिवार में रही हैं, लेकिन फिर भी आपने मुझे कभी नहीं जताया कि आप भी बहुत अच्छे परिवार से हैं। आपका मायका बहुत अच्छा है, जबकि मैंने आपका कितनी बार अपमान किया है। अपने मायके की दबंगई दिखा करके मुझे अब बहुत बुरा लग रहा है। आप मुझे माफ कर दो, जब तक आप माफ नहीं करेगी तब तक मैं इस कमरे से नहीं जाऊंगी। शकुंतला जी अपनी बहू से कहती है, बेटा मैं तो हमेशा से ही बहुत सारी सुख सुविधाओं में पली बढ़ी हूँ। मेरे पिताजी ने मेरी शादी अशोक जी से कर दी थी। अशोक जी एक स्कूल में बहुत ही ईमानदार अध्यापक है। उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर के मेरे पिताजी ने मेरी शादी उनके साथ की थी। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। मेरे पिताजी ने कई बार मेरी आर्थिक मदद करने की कोशिश भी की थी, लेकिन अशोक जी को यह पसंद नहीं था कि वह अपने ससुराल से पैसे लेकर के अपना घर चलाएं। उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंच जाती अगर मैं अपने मायके से पैसे लेकर के घर चलाती। इसीलिए अपने पति का मान रखने के लिए कभी भी मैंने अपने मायके की मदद को स्वीकार नहीं किया। जितना सम्मान के साथ उन्होंने दिया बस इतना ही लिया।
बेटा, पैसों से ज्यादा मान सम्मान होता है, और वो तो तुमने देखा ही लिया होगा मेरे मायके में जाकर के कि मेरे मायके वाले मेरा और मेरे पति का और मेरे बच्चों का कितना मान सम्मान करते हैं। अब तुम ही बताओ, पैसा जरूरी है या मान सम्मान? अगर मैं अपने मायके से पैसे लेती तो मेरे भाई भाभी भी हमेशा यही सोचते कि मायके के पैसों से पल रही हो, लेकिन आज जैसी भी हूँ सम्मान के साथ अपने मायके जाती हूँ। अपनी सास की बातों को सुनकर के रोशनी उनके गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। मां जी, आज आपने मुझे एक नई सीख दी है। मैंने तो अपने मायके में ये सारी चीज कभी सीखी ही नहीं है। मैं तो हमेशा अपने मायके की चीजों का धौंस ही दिखाई थी, और आपको कितनी बार मैंने बेइज्जत किया है। अब मुझे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा है। मुझे माफ कर दो माँ जी, अब आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। शकुंतला जी अपनी बहू को माफ कर देती हैं और रोशनी भी अब अपनी सासू माँ के साथ बहुत ही अच्छी तरह अच्छा व्यवहार करने लगी है। तो दोस्तों, कभी भी किसी को सामने से देखकर उसका आंकना अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएगा।